वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। फिर एक बार नई वीडियो के साथ हम आए हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था ना कि सिलेबस क्या क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम स्टार्ट करेंगे एकदम बेसिक जीरो लेवल से। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं। आज कोई टॉपिक नहीं स्टार्ट कर रहा मैं, आपको अब ग्रामर का स्टार्टिंग बेस बता रहा हूँ कैसे बनाते हैं हम पहले बेस। ठीक है, आइए ध्यान देना। चलिए पहले हम बात करते हैं बेटा इंग्लिश। तो मुझे एक चीज बताओ आप कि जो जो इंग्लिश है वो आप किस तरीके से ट्रीट करते हैं उसे, लैंग्वेज की तरह या सब्जेक्ट की तरह? तो बताइए मुझे आप फटाफट कमेंट बॉक्स में। हाँ, तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर हम इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज या एज अ सब्जेक्ट इसको किस तरीके से फॉलो अप करें, तो ध्यान दें। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की तरह अगर ट्रीट कर रहे हैं किसी लैंग्वेज को, तो ध्यान रखना सब्जेक्ट हमेशा फिक्स्ड पैटर्न पर होता है। ठीक है, फिक्स्ड स्टेटमेंट होगी अगर आप उसे सब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो ये कहलाता है सब्जेक्ट आपका फिक्स्ड स्टेटमेंट। ध्यान दीजिए, अगर इंग्लिश को आप एज अ लैंग्वेज, आप देखते हैं कि एग्जाम में जब भी इंग्लिश के पोर्शन की बात करें तो वहां लैंग्वेज लिखा रहता है, नॉट अ सब्जेक्ट। लैंग्वेज इसलिए लिखा रहता है क्योंकि ये वेरिएबल थिंग होती है। क्या होती है? वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, मुझे एक बार आप बताइए। वेरिएबल का मतलब होता है जो सिचुएशन, मीनिंग और हालातों के हिसाब से अपने आप को ढाल ले, अपने आप को बदल ले, उसे कहते हैं वेरिएबल। ठीक है, जिसमें बदलाव आते रहे। अब ये बदलाव आते कैसे? ये बदलाव आते हैं अकॉर्डिंग टू मीनिंग। आप कहना क्या चाहते हैं उस अकॉर्डिंग ये मीनिंग अपने आप को बदल लेगा। ठीक है। सेंस, आपका कहने का क्या सेंस है, आप कहना क्या चाहते हैं। अब यही बात होती है कि अगर मैं बात बोलूं किसी से कि आप कैसे हैं, और यही मैं बोलूं हाँ कैसे हो भाई, तो सिचुएशन, आप उस सिचुएशन में बोलना किस तरीके से चाहते हैं ये कौन बताएगा? लैंग्वेज। और सब्जेक्ट क्या होता है? कैसी भी सिचुएशन हो, जो भी आप बोलोगे वो एक फिक्स्ड स्टेटमेंट होगी। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखना, अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं तो इंग्लिश को कभी भी सब एज ए सब्जेक्ट की तरह ना करें। आपको लैंग्वेज की तरह ट्रीट करना है उसे। और लैंग्वेज आपको पता है ये वेरिएबल थिंग, वेरिएबल है तो इसका मतलब नॉट फिक्स्ड, वो फिक्स्ड नहीं होगी। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। और अगर वो फिक्स नहीं है तो इसका मतलब आप उसे रूल बेस पे नहीं कर सकते। और रूल बेस पे नहीं कर सकते तो किस तरीके से करेंगे? हम कंसेप्चुअल करेंगे, हम उसे कंसेप्ट के बेस पे करेंगे। और कंसेप्ट आपको पता है कि कंसेप्ट के बेस पर अगर आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो 100% वो सही जाएगा। और अगर आप उसे रूल बेस पे कर रहे हैं तो हो सकता है 1% गलत भी हो जाए। मैंने आपको 10 क्वेश्चन करा दिए रूल बेस पे और 10 के 10 सही हो गए, लेकिन आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे तो हो सकता है 12वां क्वेश्चन आपसे ना हो पाए। क्यों? क्योंकि आपने रूल बेस पे करा है। अगर आप उसका कंसेप्ट समझ लेंगे तो कितने भी क्वेश्चन आ जाए, कितने भी मल्टीपल क्वेश्चन आ जाए, आप सारे क्वेश्चन इजीली कर लेंगे। तो इसलिए ध्यान रखना है हमें किस तरीके से चलना है, कंसेप्ट के तरीके से चलना है। और कंसेप्ट के तरीके से चलने का मतलब है अकॉर्डिंग टू इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर। स्पीकर यू नो वेरी वेल कि स्पीकर जो कहना चाह रहा है उसका क्या इंटेंशन है, वो कौन बताएगा हमें? लैंग्वेज। लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अगर उसका इंटेंशन देख लेंगे कि हालात कैसे हैं वहां के, उसके अकॉर्डिंग आप उसे बोलोगे तो इंटेंशन कहलाएगा कि किस सिचुएशन में किस तरीके से बोलना चाहिए। कौन बता रहा है? लैंग्वेज। क्या ये चीज हमें सब्जेक्ट बता पाएगा? कभी नहीं। आइए इसे हम प्रूफ करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। तो ध्यान देना, देखिए यही मैं आपको इसे प्रूफ करके दिखाता हूं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, आई 2 मिनट। जैसे मैंने लिया एग्जांपल आपके सामने, आई इज या एम अ प्रोनाउन। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं, आई इज या एम अ टीचर। तो आप देखेंगे इधर मैंने 2 एग्जांपल लिए आपके सामने और दोनों में मैं बात कर रहा हूं आई की। तो आप देखो, अगर यहां मैं आई की बात करूं, आई इज एम अ प्रोनाउन, तो यहां आई जो है वो स्पीकर नहीं है भाई, वो क्या नहीं है? स्पीकर नहीं है। ठीक है, लेकिन इस सेंटेंस में ध्यान देना, आई इज एम अ टीचर, तो आई अपने आप को डिफाइन कर रहा है कि मैं कौन हूं।
तो कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है कि आई यहां पर बोलने की कोशिश कर रहा है, तो आई यहां पर स्पीकर है। जब बात स्पीकर की आएगी तो आप क्या लगाएंगे, एम। और जब बात वो स्पीकर नहीं है तो उस सिचुएशन में हम क्या लगाते हैं, इज। अगर यही हम रूल के बेस पे चलते तो दोनों में हम क्या लगाते, एम, और एक गलत हो जाता और एक सही हो जाता। तो इसलिए कभी भी रूल बेस पे नहीं जाना है, हमें कंसेप्ट के तरीके से चलना है और समझना है चीजों को, कब इज लग रहा है और कब एम लग रहा है। तो आप समझ गए, जब आई स्पीकर होगा तो अपने बाद क्या लेगा, एम, और जब आई स्पीकर नहीं होगा तो अपने बाद क्या लेगा, इज। तो ये मैंने आपको प्रूव कर दिया कि रूल बेस पे हमें नहीं चलना, हमें चलना है लैंग्वेज के बेस पे। लैंग्वेज क्यों, क्योंकि वो वेरिएबल है वो बदलता रहेगा। आइए कुछ अप्रोचेस देखते हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं, जब भी आप इंग्लिश को लैंग्वेज के तरीके से चलेंगे तो आपको अप्रोचेस को फेस करना पड़ेगा, और अप्रोचेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रखती है एग्जाम में जब आप बैठते हैं। क्यों, क्योंकि जब आप एग्जाम में बैठते हैं तो बहुत से क्वेश्चन हमारे दिमाग में उठते हैं, यार मेरे अकॉर्डिंग ये सही लग रहा है, ये हो सकता है सही, हाँ मुझे कंफर्म हूं कि यही आंसर होना चाहिए। तो ऐसे कुछ डाउट्स हमारे दिमाग में चलते रहते हैं, और ये एट ए टाइम जब आप पढ़ रहे हैं उस क्लास में तो उस समय ये पता होना चाहिए कि इस तरीके के जो थॉट्स आते हैं वही हमारे क्वेश्चन के आंसर को क्या कर देते हैं, गलत। आइए वही चीज मैं आपको सिखाता हूं। देखिए अभी अभी हमने एक चीज सीखी कि इंग्लिश को हमने एज ए क्या समझा था, लैंग्वेज। मैंने बोला ना आपको, सब्जेक्ट मानोगे तो आंसर गलत होने के चांस है, लेकिन जैसे ही आप उसे लैंग्वेज की तरह ट्रीट करेंगे तो 100% आप कभी गलत नहीं करेंगे क्वेश्चन को। और जब बात लैंग्वेज की आती है तो इसके सामने दो अप्रोचेज आ जाती हैं। अगर मैं इन अप्रोचेज की बात करूं तो आप देखिएगा, ये जो अप्रोचेज होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। और कौन कौन सी, एक होती है सब्जेक्टिव अप्रोच, ठीक है, और सेकेंड वन वो होती है ऑब्जेक्टिव अप्रोच। तो ध्यान देना, सब्जेक्टिव अप्रोच इसका मतलब होता है सेल्फ पॉइंट ऑफ व्यू, सेल्फ पॉइंट ऑफ व्यू। अब मैं बात करूं ऑब्जेक्टिव अप्रोच की तो ये होता है अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू, अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, सेल्फ पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब आपका क्या नजरिया है उसके आंसर को लेकर। अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब सब क्या सोचते हैं, क्या उसे देखते हैं, किस तरीके से उसका आंसर देखते हैं, ये चीज आपको समझनी। अब ये चीज मैं समझाता हूं आपको, देखना। जैसे मैंने कहा कि ना, ये एक मैंने ऑप्शन रखा, ये आप हैं इस साइड, ये एग्जामिनर है, ठीक है। अब नीचे ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको कि जो मैंने ये लिखी है डिजिट, ये है क्या, बी 8, सी 6 और डी 0। तो आपका नजरिया कह रहा है ये तो 6 है, और एग्जामिनर के नजरिए से क्या है, 9 है। तो आप क्या कहोगे, मुझे तो 6 लग रहा है भाई, ये आंसर 6 सही रहेगा। नहीं, एग्जामिनर का क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू एग्जामिनर ही आंसर आपको देना है, और एग्जामिनर कौन है हमारा, अदर। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप एग्जाम में बैठें तो आंसर आपका अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू के बेस पे होना चाहिए। दैट्स मीन कि सब्जेक्टिव के बेस पर आप आंसर नहीं देंगे। क्लियर हो रही है ना बात। तो आंसर हमारा क्या होगा, ए। अब मैं आपको इसे एग्जांपल के साथ इसे समझाने की कोशिश करता हूं, इसे आप नोट डाउन कर लिए, स्क्रीनशॉट ले लेना जैसा भी आप, ठीक है। चलिए आइए देखिएगा नेक्स्ट। अब मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूं आपको। जैसे मैंने लिया, ध्यान दीजिए, जैसे पहला वर्ड है वेट ऑन, और सेकेंड वेट फॉर। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने आपके सामने दो वर्ड लिए, इसमें पहला है वेट ऑन, जिसका मतलब होता है देखभाल करना। सेकंड है वेट फॉर,
इंतजार करना। अरे बात समझ में? कुछ एग्जांपल से समझते हैं, ध्यान देना। मैंने लिखा आई विल वेट ऑन माई फ्रेंड, और जैसे मैंने लिखा आई विल वेट फॉर माई फ्रेंड। तो ध्यान दीजिए, दोनों के मीनिंग की बात करते हैं पहले, है ना। तो देखिएगा मीनिंग, पहले का मतलब है मैं करूंगा अपने दोस्त की देखभाल, क्लियर मीनिंग आ रहा है। दूसरा, आई विल वेट फॉर माई फ्रेंड, मैं करूंगा इंतजार अपने दोस्त का, मीनिंग भी करेक्ट आ रहा है। क्लियर हो गई चीजें। अब देखना, अब मैंने एग्जांपल लिया, शी शुड वेट ऑन हर इल हस्बैंड, और दूसरा एग्जांपल, शी शुड वेट फॉर हर इल हस्बैंड। अब ध्यान दीजिए, पहले का अगर मैं मीनिंग की बात करूं तो देखना क्या मीनिंग निकल रहा है। फर्स्ट का मीनिंग है उसे देखभाल करनी चाहिए अपने बीमार पति की, क्या करेक्ट है मीनिंग? ठीक है। सेकंड पे चलते, उसे इंतजार करना चाहिए अपने पति के क्या होने का, इंतजार, तो बीमार होने का। तो सेकंड का मीनिंग करेक्ट निकला या नहीं? नहीं निकला। क्या कोई ऐसी वाइफ हो सकती है जो इंतजार करे कब उसका पति बीमार हो सकता है? पॉसिबल है? नहीं ना। अब दूसरी चीज, आप कहोगे सर सही तो है, हो सकता है कि उसकी वाइफ वेट कर रही है उसके पति का हॉस्पिटल से बाहर आने का। तो एक चीज बताओ मुझे, क्या यहाँ पे कहीं लिखा हुआ मेंशन है हॉस्पिटल? तो आप सब्जेक्टिव कैसे अप्रोच अप्लाई कर रहे हैं कि मेरे नजरिए से सही है सर, ऐसा हो सकता है? नहीं, जो चीज दिख रही है उसके अकॉर्डिंग आंसर। तो गलत है तो सही करो। एरर कहां मिलेगा? फॉर में। क्या आना चाहिए? ऑन। तो क्या आंसर रहेगा इसका कि उसे अपने बीमार पति की देखभाल करनी चाहिए। तो मैंने आपको प्रूफ कर दिया एक सब्जेक्टिव अप्रोच और ऑब्जेक्टिव अप्रोच में क्या अंतर है। तो आप सब्जेक्टिव अप्रोच बिल्कुल यूज नहीं करने, यही नहीं पूरी ग्रामर में और हर किसी सब्जेक्ट में कि मेरे अकॉर्डिंग ये आंसर नहीं। आप सब्जेक्टिव अप्रोच का यूज नहीं करेंगे, आप ऑब्जेक्टिव अप्रोच का यूज करेंगे। ठीक है। तो आज हमने क्या देखा? हमने देखा कि इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश को हमने किस तरीके से यूज किया, उसे लैंग्वेज। तो एक बार रिवाइज कर लें इसे, ठीक है, ज्यादा स्पीडली नहीं चलेंगे, आराम से चलाएंगे। तो फर्स्ट हमने क्या देखा? इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश को देखा। इंग्लिश में क्या देखा कि सब्जेक्टिव या लैंग्वेज। तो हमने क्या करा? लैंग्वेज। क्यों करा? क्योंकि वेरिएबल है। सब्जेक्टिव क्यों नहीं करा? क्योंकि वो रूल बेस्ड होती है और वो फिक्स्ड होती है, हर जगह अप्लाई नहीं होगी। ठीक है। तो वेरिएबल है बिकॉज ऑफ, अकॉर्डिंग टू द सेंस, मीनिंग, इंटेंशन ऑफ ए स्पीकर, याद रहेगा। फिर उसके बाद जैसे हमने उसे लैंग्वेज की तरह कन्वर्ट करा तो फिर क्या आई हमारे सामने? अप्रोचेस। अप्रोचेस कितनी होती है? दो, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, याद रहेगा। सब्जेक्टिव अप्रोच सेल्फ पॉइंट ऑफ व्यू, ऑब्जेक्टिव अप्रोच अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू। और कभी भी एग्जाम में आप बैठे तो कभी भी आंसर आपका सब्जेक्टिव अप्रोच से नहीं होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव अप्रोच के बेस पे आप आंसर देंगे। और क्यों देंगे मैंने प्रूफ किया था आपको, अभी किया था। तो उसके बेस पे आप ध्यान रखना, एग्जाम में जब भी आंसर बैठे तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच के बेस पे ही आपको देना है। इसे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज इतना ही रखते हैं, इसको नोट डाउन कर लेना और इसे थोड़ा सा लर्न कर लेना। नेक्स्ट क्लास में आए तो मैं पूछूंगा आपसे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।